गुड मॉर्निंग गाइस। तो हमने लास्ट टॉपिक में सेल ऑर्गेनेल्स को छोड़ा था और आज हम फिर से सेल ऑर्गेनेल्स को कंटिन्यू करते हैं और आज उसको कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा सीलिया फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला दोनों वैसे तो एक ही चीजें होती हैं, पर कुछ इसमें डिफरेंसेस हैं। सीलिया एंड फ्लैजिला आर लोकोमोटरियोर ऑफ सेल, या फिर हम इन्हें सेल्यूलर अपेंडेजेस। सेल्यूलर अपेंडेजेस होने की वजह से ये सेल को लोकोमोशन, अटैचमेंट, पेरेंट मदद करते हैं। सीलिया ये जो लेंथ होती है वो अराउंड 10 to 15 माइक्रोन, लेकिन फ्लैजिला की होती है 150। तो आप देख सकते हैं कि सीलिया की जो लेंथ है बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू फ्लैजिला से। दूसरा इसमें डिफरेंस ये है कि सीलिया होते हैं नंबर इनका क्या होता है, हाई होता है सेल के ऊपर, और फ्लैजिला ऑलमोस्ट 1 से 2 होते हैं पर। मोस्टली ये लोकोमोशन के लिए काम करते हैं और सीलिया मोस्टली लोकोमोशन, अटैचमेंट। ये वर्क लाइक ओर भी कहा जाता है। वर्क लाइक ओर का मतलब होता है जैसे जिस तरीके से बोट को चप्पू के द्वारा चलाया जाता है, उसी प्रकार से सीलिया और फ्लैजिला भी क्या करते हैं, मूवमेंट। एक चीज और कि जो फ्लैजिला होता है इसका जो मूवमेंट होता है वो इरेगुलर होता है, और सीलिया में पेंडुलम की लाइन और रेगुलर। सीलिया और फ्लैजिला की अगर हम डायग्राम बनाएं, ये कुछ नीचे वाला पार्ट जो कि थोड़ा सा ब्रॉड है उसको हम बेसल बॉडी कहते हैं, और ऊपर जो एक अपेंडेज की तरह से निकला हुआ है उसको हम शाफ्ट कहते हैं। ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ढका हुआ है जिसको हम एक्सोनीमा कहते हैं। ये है बेसल बॉडी और ये है एक्सोनीमा। ये बने होते हैं माइक्रो, ये अरेंज होते हैं 9+2 में। 9 डबलेट, और 2 यहाँ पे सिंगुलर। ये है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, और ये है सेंट्रल माइक्रो। सिमिलरली बेसल बॉडीज में भी अरेंज रहते हैं, लेकिन बेसल बॉडी में इनकी अरेंजमेंट होती है 9+। मोस्टली पेरीफेरी में ही यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिलते हैं, सेंटर नहीं।
चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम्स एक मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है। मीन्स इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। दूसरा, ये मोस्टली एनिमल सेल में ही देखे जाते हैं। प्लांट सेल में ही ऑलमोस्ट नहीं होते, किसी भी प्लांट सेल में नहीं होते। नेक्स्ट, ये दोनों एक परपेंडिकुलर एक्सपेक्ट एक दूसरे इस तरह, और इसके अराउंड जितना भी साइटोप्लाज्म होता है इसको बोला जाता है सेंट्रोस्फीयर। मेम्ब्रेन पे होती ही नहीं है। इनको हम माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर भी MTOC, माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, क्योंकि यहीं से क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल का ओरिजिन होता है। नेक्स्ट, ये काम किस लिए आते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट काम है इसका सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन में ये स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन, सेल डिवीजन में इम्पोर्टेंट स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन यही करते हैं, दिस इज कॉल्ड सेंट्रोसोम। इसका डुप्लीकेशन एस फेज में होता है। सेल साइकिल की डुप्लीकेशन कब होता है? एस फेज में। मेम्ब्रेन लेस होते हैं, एनिमल सेल्स में ही पाए जाते हैं और प्लांट सेल में ऑलमोस्ट नहीं पाए जाते हैं। इसके अराउंड जितना भी साइटोप्लाज्म का पार्ट होता है जिसको सेंट्रोस्फेयर बोला जाता है, इनको माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट काम क्या है इनका? सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करना, और इनका डुप्लीकेशन होता है सेल साइकिल की एस फेज। नेक्स्ट हम आते हैं साइटोस्केलेटन। जिस तरीके से हमारी बॉडी को प्रॉपर शेप और साइज में बना के हमारा स्केलेटन सिस्टम रहता है, वैसे ही सेल को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करनी साइटोस्केलेटन ही करता है। ये 3 तरीके के होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, तीसरे इंटरमीडिएट। इनके कुछ कहते हैं हम। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या काम करते हैं? जैसे हमने पढ़ा था स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन, सेल ट्रैफिकिंग। सेल ट्रैफिकिंग से मतलब ये है कि जो भी हमने गोल्गी बॉडी से कोई भी वेसाइकल बाहर निकलता है तो उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ले जाने का काम कौन करते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स। के साथ में एक प्रोटीन होती है इसको डाइनिन प्रोटीन कहते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोफिलामेंट। इसका काम होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये होते हैं एक्टिन एंड नेक्स्ट है इंटरमीडिएटरी फिलामेंट। ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियर लैमिना में। तो ये है हमारे 3 साइटो
skeleton, microtubules, microfilaments and intermediary filaments. नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1830। में इसको डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस क्या होता है? डायरेक्टर ऑफ द सेल, मीन्स सेल की पूरी जिम्मेदारी न्यूक्लियस के पास होती है। नेक्स्ट, इसके अंदर ही सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। ये डायरेक्टर ऑफ द सेल है, इसके अंदर ही पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल। देखिए, ये है न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर। ये है डबल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में है डबल, सबसे बाहर आउटर मेम्ब्रेन, उसके अंदर इनर मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच जितना भी स्पेस होता है इसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कैसी रहती है? कंटिन्यूअस उस जगह। ये है न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर से ही साइटोप्लाज्म से चीजें अंदर आएंगी और न्यूक्लियस से चीजें बाहर जाएंगी। अंदर है ये बिखरा हुआ क्रोमैटिन नेट, जो कि है हमारा जेनेटिक मटीरियल।
क्रोमेटिन नेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कुछ जगहों पे कैसा रहता है, डार्क, हाईली स्टेन, जिसको बोला जाता है हेटेरोक्रोमेटिन। अंदर के साइड में ये थोड़ा लाइट रहता है, जिसको बोला जाता है यूक्रोमेटिन। जिस तरीके से सेल के अंदर पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म रहता है, उसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर भी क्या रहता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। सारी के सारे प्रोटीन, एंजाइम, डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, हिस्टोन प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स अंदर पड़े रहते हैं। एक यहाँ पे मैंने बनाया है सेल ऑर्गेनेल, जिसका नाम है न्यूक्लियोल। न्यूक्लियोलस क्या करता है ये हम आगे देखें। मेम्ब्रेन के जस्ट बीनीथ, जस्ट नीचे कह सकते हैं, न्यूक्लियर लैमिना, जैसे ही हमने पढ़ा था, ये प्रॉपर शेप देगा किसको, न्यूक्लियस को। ईआर के ऊपर ही क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स। चलिए क्या क्या रहता है न्यूक्लियस में हम देखते हैं। सबसे पहले तो क्रोमेटिन, नेक्स्ट न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या रहेगा, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स कौन से, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये सारी कैसे होते हैं, बेसिक प्रोटीन या फिर बेसिक अमीनो एसिड। नेक्स्ट रहता है आरएनए भी रहता है, डीएनए भी रहता है, एंजाइम्स, एंजाइम्स लाइक एंडोन्यूक्लियस, पॉलीमरेजेस एक्सेट्रा। तो ये सारी की सारी चीजें रहती हैं न्यूक्लियस के, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। न्यूक्लियोलस मैंने जो बताया था, न्यूक्लियोलस पे क्या काम होता है, आरएनए का फॉर्मेशन। नेक्स्ट मैंने आपको ये बताया था, ये है न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर क्या है, ये एक ऐसा स्थान है जहां से एंजाइम्स, प्रोटीन्स सब न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं और एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर जाते हैं। तो ये है हमारा एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस। हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन के बारे में एक चीज है कि जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो लाइटली स्टेन होता है, यूक्रोमेटिन होता है वो लाइटली स्टेन होता है। मोर एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन होता है, लेस हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं इसके पास। हेट्रोक्रोमेटिन डार्क स्टेन होता है, इनएक्टिव होता है इन ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ पे मोर हिस्टोन। तो ये है कुछ हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन की। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की सबसे पहले डिस्कवरी की थी वाल्डेयर और नाम दिया था स्ट्रासबर्ग। नाम दिया था स्ट्रासबर्ग। तो इंटरफेस अवस्था में सेल साइकिल
इंटरफेज अवस्था में जो क्रोमेटिन नेट होता है वो ऐसे कैट लाइक स्ट्रक्चर में बिखरा हुआ रहता है। लेकिन मेटाफेज में लेकिन मेटाफेज में ये क्या रहता है, फुल्ली कंडेंस फॉर्म। डीएनए और क्रोमेटिन नेट का कैसा रहता है, फुल्ली कंडेंस फॉर्म रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। ये है फुल्ली कंडेंस फॉर्म किसका, क्रोमेटिन नेट का। क्रोमोसोम्स के पार्ट होते हैं जिसको हम कहते हैं, चलिए पार्ट्स बताते हैं। सबसे पहले पेलिकल। व्हाट इज पेलिकल? क्रोमोसोम एक मेम्ब्रेन से ढका रहता है, पतली सी, बहुत ही पतली सी मेम्ब्रेन से ढका रहता है, जिसको क्या बोला जाता है, पेलिकल। ये क्रोमोसोम की मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स क्या होता है, क्रोमोसोम के मेटाफेज अवस्था दो स्ट्रक्चर्स होती हैं एक क्रोमोसोम के पास, जिनको क्या बोला जाता है, क्रोमै। ये है आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स। बीच में आप यह देख सकते हैं एक कॉन्स्ट्रिक्शन है, जिसकी मदद से ये दोनों क्रोमेटिड्स आपस में जुड़े हुए हैं। इनको बोला जाता है सेंट्रोमियर। इसको बोला जाता है सेंट्रोमियर। इसके सबसे बाहर पार्ट में एक प्रोटीनियस पार्ट होता है जिसको बोला जाता है काइनेटो। इसको बोला जाता है काइनेटोकोर। और स्पिंडल फाइबर सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से आके ही क्या करते हैं, अटैच करते हैं। क्रोमोसोम का सबसे आखिरी भाग टीलोमियर कहलाता है। ये क्या करता है, दो क्रोमोसोम्स को आपस में जोड़ने से बचाता है। और यहाँ पे ग्वानिन का सीक्वेंस सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। देखा आपने, ये है क्रोमोसोम जो कि कैसा है, मेटाफेज अवस्था में फुली कंडेंस हो जाता है। इसके पार्ट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं पेलिकल, जो इसकी मेन होती है। इसके दो आर्म्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिड्स। ये कुछ भी नहीं है, ये डीएनए का फुली कंडेंस फॉर्म है। बीच में यहाँ होता है कॉन्स्ट्रिक्शन, जिससे क्रोमेटिड्स आपस में जुड़े रहते हैं, जिसको बोला जाता है सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर के बाहर एक प्रोटीनिशियस सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर से ही आके स्पिंडल फाइबर सेल डिवीजन के दौरान जुड़ते हैं। क्रोमोसोम की शेप और साइज। क्रोमोसोम की जो शेप और साइज होती है, वो सब शेप तो सबसे अच्छी दिखती है एनाफेज में, और साइज दिखता है सबसे अच्छा मेटाफेज। ये भी कह सकते हैं कि मेटाफेज अवस्था के दौरान क्रोमोसोम के साइज को हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, और एनाफेज के दौरान हम क्रोमोसोम्स के शेप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। शेप के आधार पर, या फिर कह सकते हैं सेंट्रोमियर के आधार पर, क्रोमोसोम की शेप।
सबसे पहला होता है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, एग्रोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर होता है उसकी जो पोजीशन होती है बहुत ज्यादा ऊपर होती है, और जो आर्म का रेशियो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो एक आर्म की लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है और एक आर्म की लेंथ बहुत ही छोटी हो जाती है। दूसरा है मेटासेंट्रिक। मेटा मतलब मिडिल में। तो यहाँ पे जो सेंट्रोमियर होता है वो मिडिल में होता है, और यहाँ पे जो आर्म का रेशियो होता है वो एकदम इक्वल होता है, ऑलमोस्ट। नेक्स्ट है आपका टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में टीलोमियर एंड पे ही सेंट्रोमियर प्रेजेंट। नेक्स्ट है एसेंट्रिक, जिसके पास कोई भी सेंट्रोमियर प्रेजेंट। तो ये है हमारे क्रोमोसोम्स के शेप के अकॉर्डिंग उनके कुछ। नेक्स्ट एक दो टर्म्स हैं, जैसे कि कार्योटाइप। कार्योटाइप क्या होती है, ये एक स्टडी होती है जिसमें हम क्रोमोसोम को उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर के अनुसार लगा। और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को स्टडी में आ जाएंगी शेप, साइज एंड लेंथ ऑफ। क्रोमैटिड। तो क्या है, कार्योटाइप एक स्टडी है जिसमें हम क्रोमोसोम्स को उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर के अनुसार लगाते हैं, और उसमें हम इनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जो हमारे 6 क्रोमोसोम्स होते हैं वो सबसे एंड में आते हैं। क्यों? क्योंकि जो 6 क्रोमोसोम्स हैं क्या है, अपने साइज में से कम। तो ये है हमारे सारे के सारे न्यूक्लियस और उसके अंदर के ऑर्गेनेल्स। तो यहाँ पे सेल का पूरा खत्म होता है और आगे। थैंक यू।